मुझे कराना है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, दैट इज AMT. Basically section important is 115JC to 115JF, right? What was the major concept of AMT? It is not applicable to companies because company के पास already met है. Now the question arises, तो किसको applicable है, right? तो it was applicable to, first logic was LLP and firm, इसको applicable था, लेकिन बाद में बोला इंडिविजुअल को, HUF को, बाकी सबको. तो क्या बाकी सबको एप्लीकेबल होगा? आंसर यस, बट एक न्यूमेरिक लिमिट दिया, दैट इज द न्यूमेरिक लिमिट ऑफ 20 lakhs. ये बाद में बताता हूं क्या है, यहां न्यूमेरिक लिमिट नहीं है. तो पहले समझना AMT. व्हाट वाज द लॉजिक ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स? AMT क्यों आया था? उसका रीजन था कि एक टाइम था जहां प्राइवेट कंपनी वर्सेस पार्टनरशिप फर्म, पब्लिक को एक प्रॉब्लम था कि दो में से मैं क्या स्टार्ट करूं, प्राइवेट कंपनी या पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट कंपनीज. बहुत जन का माना था प्राइवेट कंपनी अच्छा नहीं है. क्यों? क्योंकि वो टाइम पर लगा DDT है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वो टाइम पर था, मैट था, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, और फर्म को ये सब नहीं था. तो गवर्नमेंट को लगा अगर ऐसा रहेगा तो सब लोग प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करके LLP में कन्वर्ट कर देंगे या फर्म में कन्वर्ट कर देंगे, पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो ये कन्वर्जन को रोकने के लिए दे इंट्रोड्यूस्ड न्यू चैप्टर AMT, राइट? आपने लास्ट में मैट पढ़ा होगा तो ठीक है, कुछ याद होगा. 115JB था और 115JAA था मैट का कंसेप्ट. मैट हम लोग बाद में देखते हैं जब हम लोग कॉर्पोरेट्स पर आएंगे. अभी मैं इनिशियल लेवल पर कॉर्पोरेट्स पर जाना नहीं चाहता क्योंकि कॉर्पोरेट्स में चेंजेस ज्यादा होता है. तो फर्स्ट ये दो रूल्स के हिसाब से देखो क्या लिखा है, पढ़ो अपन. The levy of alternate on all persons claiming profit link deduction other than companies. The word is other than companies, other than companies. So companies के लिए मैट आने वाला है. AMT is applicable to all assets except companies. In MAT on companies, the book profit are computed. ये मैट की बात है, जब हम लोग मैट करेंगे. In AMT book profit have no relevance. book profit important नहीं है. And AMT is computed after seeking some adjustment. AMT के कैलकुलेशन के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स करने होंगे जो हम लोग आगे देखने वाले हैं. फाइनेंस एक्ट 2012 extended the levy of MAT to certain person other than companies in order to widen the tax base. Other than companies, accordingly, any person other than company who has claimed deduction under any section other than ATP included in chapter 6A. Chapter 6A मतलब था सेक्शन 80 अंडर द हेड C. C का मतलब था इनकम्स, C का मतलब था डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम. इसमें कौन से सेक्शन आते थे मालूम है? मेन ये सेक्शन आते थे. 80I वाले सब आते थे, 80J वाले ग्रुप आते थे, 80QQ भी आता था, 80RR भी आता था. अगर आपको याद है तो ये सब 80s आते थे. क्या क्या है वो आगे डिस्कशन करना होगा, या घर पे पढ़ के रखना होगा. अंडर सेक्शन 10A, 10AA वॉज SEZ का प्रॉफिट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का प्रॉफिट था, वुड बी सब्जेक्ट टू AMT. ये था 80IA, 80J, 80QQB, 80RRB. सामने था सेस. ये था द प्रोविजन ऑफ AMT वुड बी नॉट बी एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP if the ATI does not exceed 20 lakhs. इन लोगों के लिए 20 लाख का लिमिट था. मतलब इंडिविजुअल को, HUF को, AOP को, BOI को, AJP को ये सेक्शन तभी अप्लाई होगा जब उन लोग का एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपए को क्रॉस करेगा, जबकि फर्म और LLP के लिए ऐसा नंबर नहीं है. फर्म और LLP को हमेशा AMT का प्रोविजन लग सकता है विदाउट द न्यूमेरिक लिमिट, और कंपनीज को है ही नहीं. मैं वापस एक बार बता रहा हूं, कंपनीज को AMT नहीं है, फर्म और LLP को होगा, जबकि इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP को
एएमटी तभी होगा जब उन लोग का एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपए को क्रॉस करेगा। The investment linked tax deduction claimed under 35AD also fall within the scope of AMT. 35AD was specified business। ये सब लास्ट ईयर का बहुत कुछ आएगा यार, आप लोगों ने कितना पढ़ा मुझे नहीं, लेकिन बात मुझे लास्ट ईयर का मतलब एग्जीक्यूटिव के बहुत सारी चीज बीच में आती है। स्पेसिफाइड बिजनेस था, मुझे लग रहा है आप लोगों को कुछ लेक्चर्स मुझे एग्जीक्यूटिव के भी देने पड़ेंगे ऐसा लग रहा है। 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब तेरा 13 ऐसे बिजनेस थे, 13। कोल्ड चेन सुना होगा, होटल 2 स्टार 3 स्टार के ऊपर, हॉस्पिटल अबव 100 बेड्स, warehousing of sugar, warehousing of agriculture produce, production of fertilizers, honey, slum redevelopment, slurry pipeline, पाइपलाइन गैस का, आयरन एंड ओर का, वेफर फैब्रिकेशन। ऐसे 13 बिजनेस थे जो स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में थे, सेक्शन 35AD। और ये बिजनेस को एक बेनिफिट था कि वो लोग जितना भी प्रॉफिट करेंगे, सॉरी जितना भी एक्सपेंडिचर करेंगे, 100% एक्सपेंडिचर वाज अलाउड। 100% मतलब अगर उसने प्लांट भी खरीदा, उसने मशीन भी खरीदा, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में डाल सकते हो। 100%, नो डेप्रिसिएशन, पूरा 100% अलाउड था 35AD। तो मुझे आपको एक एक सेक्शन है तो बताना पड़ेगा या आपको पढ़ना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सब। प्रॉब्लम है एग्जीक्यूटिव का भी बिजनेस वापस आएगा, ये सब प्रोफेशनल तो खाली बोलने के लिए, वरना एग्जीक्यूटिव पूरा रिपीट हो जाता। Notwithstanding anything contained in this act where the regular income tax payable for a previous year by person other than company is less than the AMT। देखो रेगुलर टैक्स कम आएगा तो AMT बीच में आएगा, रेगुलर टैक्स ज्यादा है तो फर्क ही नहीं है। For such previous year the adjusted total income shall be deemed to be the total income of that person for such previous year and it shall be liable to pay income tax on such total income at the rate 18.5 percentage। 18.5% का रेट एप्लीकेबल होगा ऑन AMT। 18.5%। लेकिन व्हाट इज एडजस्टेड टोटल इनकम will be total income before giving effect of any chapter as increased by other than ATP, राइट। खास करके क्या क्या आएगा तो मैं एक बार फॉर्मेट बताता हूं कि क्या क्या आने वाला है। हेडिंग सी के अंदर ATJJA ATI का पूरा ग्रुप, ATQQB ATR, ये सब एडबैक। ऐसे चारों चार होने वाला नहीं, चार में से कोई एक या दो ही होगा। सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन। ये जो आपका टोटल आएगा ना, दैट इज योर
इस पर 18.5% गिनना है या इस पर एज पर टैक्स रेट गिनना है, ये दो में विचेवर इज हायर गिनना है। चलो कॉपी करो, ये कॉपी करो फटाफट ये।
चलो नाउ मतलब फॉर्मेट आपको इतना याद रखना होगा, एडजस्टेड टोटल इनकम इज टोटल इनकम एड बैक दिस, ये जो मैंने लिखा अभी वही, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो भी मुझे सम के अंदर समझाना होगा क्योंकि आपको 35 एडी समझना जरूरी है। मैं रफली आपको बता देता हूँ कि क्या क्या सेक्शंस थे। चलो मैं अभी आपको रफली बताता हूँ कि ये सब सेक्शंस क्या क्या थे। मुझे मालूम है एग्जीक्यूटिव का बहुत को याद नहीं होता। 80 JJA was profits of the business of biodegradable waste. 80 JJA was the concept of new workmen, right? न्यू वर्कमैन था। फिर 80 QQB was रॉयल्टी ऑन बुक्स, इसका न्यूमेरिक लिमिट 3 लाख रुपए था। फिर 80 RRB was रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स था, ये भी 3 लाख था, लेकिन ये दोनों सेक्शन रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए था। फिर 10AA was प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन SEZ था 10AA। 35 AD was specified business where expenditure even of capital nature was 100% allowed for deduction. राइट तो ये सब सेक्शंस आपको एक बार गो थ्रू करने होंगे तो ये आपको ये सब समझ में आएगा। राइट जितना पॉसिबल होगा मैं सम के अंदर डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये लॉजिक रहेगा। रेगुलर इनकम टैक्स मींस द इनकम टैक्स पेबल बाय द पर्सन एज पर द स्लैब रेट्स। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट है 30% फ्लैट और LLP का भी 30% फ्लैट रेट्स है। दे डोंट हैव स्लैब रेट्स, जैसे इंडिविजुअल में स्लैब रेट्स है वैसे नहीं है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको रिपोर्ट लेना होगा, आपको कुछ भी अटैच करना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपके पास प्रूफ होना जरूरी है और उसके बिना आप ये सब क्लेम नहीं कर सकते। अभी ये सब कंपल्शन हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिक्वायरमेंट होता ही है ताकि एक फाइनल हो जाए, कोई मैनिपुलेशन ना हो। All other provisions relating to the self-assessment under 140A advance tax interest remains same. That all remains same. मतलब जो अगर आप ये सब एग्जाम अभी नहीं आता क्योंकि ये सब चैप्टर्स अभी पढ़ने नहीं बैठेगा कोई कि एडवांस टैक्स वापस पढ़ने बैठो, इतना आप सब अपना प्रोफेशनल में नहीं कर सकते। आप पूरा एडवांस टैक्स वापस पढ़ो, पूरा असेसमेंट प्रोसीजर वापस पढ़ो, पूरा इंटरेस्ट अंडर द लेट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स करो, वो सब अभी कोई नहीं करने वाला। क्योंकि हाँ लेकिन लिखा है क्या, जो प्रोविजन आपका नॉर्मल इनकम टैक्स में था वही प्रोविजन आपका AMT में रहेगा। The provision of 115A shall not apply to a person who has exercised the option of 115 BAC or 115 BAD. BAC is for individuals and this is for cooperative societies. ये नया एंट्री हुई है, जो ये साल एंट्री हुई है 115 BAC एंड 115 BAD। मैंने कल 115 BAC के बारे में बोला था, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में, ये डिफरेंस ऑफ स्लैब रेट्स था जिसमें 5%, 10%, 15%, 20%, 25% वाला कंसेप्ट था। नाउ टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है, चलो वो टैक्स क्रेडिट का मतलब प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि अगर सपोज आपका, ये मैं ज्यादा तो सम के बाद ही बता सकूंगा, सपोज यू हैव पेड मोर टैक्स एज पर 115 JC, आपका AMT के हिसाब से ज्यादा टैक्स आ गया तो आपको थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा। राइट और वो कैरी फॉरवर्ड कितने साल करने मिलेगा, 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा, ये आपको याद हो तो। लेकिन वापस चलो मैं इसके लिए बता देता हूं व्हाट इज 115 JD। AMT क्रेडिट। नाउ सपोज मैं एग्जांपल देना 2016-17, 2017-18, 2018-19,
2019-20, 2020-21, समझो आपका नॉर्मल टैक्स आ रहा था और आपका एएमटी मतलब 115 जीसी के हिसाब से कुछ और आ रहा था, दैट वाज 18.5% के हिसाब से। तो आपका टैक्स पेबल क्या आएगा पहले वो सोचना था। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझो यहां आपका आ रहा है 50 लाख रुपए और यहां आपका आ रहा है 45 लाख, तो आपको भरना है 50 लाख विच एवर इज हायर, लेकिन आपको क्रेडिट कितना मिलेगा? आंसर इज 0, क्योंकि आपका नॉर्मल टैक्स ही ज्यादा आ रहा था, तो क्रेडिट का क्वेश्चन ही नहीं है। मेरा नॉर्मल में 50 लाख आ रहा है लेकिन एएमटी में 45 आ रहा है, तो मुझे दो में विच एवर इज हायर भरना है, तो ऑलरेडी 50 ही भरना है, तो क्रेडिट का क्वेश्चन ही क्या है, एएमटी से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर ये समझो मेरा 60 आ रहा था और ये मेरा 67 आ रहा है, मुझे 7 करना है और यहां मुझे 7 का क्रेडिट मिलेगा, यहां मुझे 7 का क्रेडिट मिलेगा। सिमिलरली अगर समझो ये मेरा 70 आ रहा है, ये 74 आ रहा है, तो मुझे 74 भरना होगा और मेरे को 7 पहले के और 4 मिला के 11 का क्रेडिट मिलेगा। पहले ये समझा, पहले वो सोचो। फर्स्ट यू थिंक दिस। 60 और 67 है तो 67 7 क्रेडिट मिलेगा। 70 74 4 पहले का 7 7 4 11। लेकिन अगर ये आपका नेक्स्ट टाइम में 80 आया और ये आपका आया समझो 78, तो आपको यहां क्या करने मिलेगा? आपको पहले में से ये 11 में से 2 यहां यूज करने मिलेगा और ये भी 78 हो जाएगा। आपको 70 80 पे करना होगा, आपका 11 में से 2 निकल जाएगा, आपका 9 क्रेडिट मिलेगा। आप समझे? दिस इज नोन एज क्रेडिट यूटिलाइज। आपको यूटिलाइज करने मिलेगा। समझो 2021 में आपका ये आया 90 और ये आया सपोज बाय चांस ये आया आपका 62, तो आप क्या करोगे? आपका पूरे का पूरा ये जो 9 है ना वो यहां यूटिलाइज कर दोगे, ये आपका 81 होगा और 81 और 62 में आपको पे करना होगा 81। दिस इज नोन एज यूटिलाइज। ये आपने यूटिलाइज किया, जो रेड में दिख रहा है ये आपने यूटिलाइज किया है, जबकि ये आपको क्रेडिट मिला है। आपको दिख रहा है ये 711 मिला है। दिस इज 115 जीडी। मतलब अगर आपने ज्यादा भर दिया तो आपको नेक्स्ट ईयर में, हाँ लेकिन कैरी फॉरवर्ड कितने साल तक कर सकते हो? 15 साल तक। 15 साल के बाद आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मतलब ये अगर 7 है 17 18 है तो यहां से 15 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो एज पर द रूल्स ऑफ एएमटी क्रेडिट। तो एक बार ये पढ़ लेता हूं, व्हाट इज एएमटी क्रेडिट। The tax credit or tax paid by a person under 15 JG shall be allowed to him in accordance with the provision of this section. The tax credit of an assessment year to be allowed shall be the excess of AMT paid over excess of AMT paid over normal tax. इधर ध्यान दो, AMT paid over normal tax मतलब this over this, आपने 7 ज्यादा पे किया तो 7 क्रेडिट मिलेगा। Provided that where the amount of tax credit in respect of an income tax paid in any country or specified territory outside India under 90 and 90A, ये आपको पता होगा, ये पता नहीं, बहुत जन को नहीं भी पता हो सकता है। ये तीनों सेक्शन है ना इंटरनेशनल के, जो है एग्जैक्टली है बायलैटरल रिलीफ और यूनिलैटरल रिलीफ। ये दोनों ना DTAA नाम के चैप्टर के, जो हम लोग बाद में करेंगे जब हम लोग इंटरनेशनल करेंगे। Allowed against the AMT tax payable exceeds the amount of tax credit admissible against the regular income tax payable by the assessee while computing the amount of credit under subsection such excess shall be ignored। मतलब अगर रिलीफ के हिसाब से कुछ क्लेम करने ऑलरेडी मिल जाता है तो उसे इग्नोर करना होगा। ये हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम लोग DTAA करेंगे। जिसको याद होगा DTAA इंटरनेशनल का पार्ट था, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। हाँ, नो इंटरेस्ट इज एडजस्ट, वो लोग आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे, आपको एडजस्ट करने देंगे। मैं एग्जाम्पल ये देखो, आपको यहाँ 7 और ये आपका 4 11 आपको यहाँ एडजस्ट करने मिला आपको, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने तो 17 18 में ज्यादा भर दिया था, आपने तो मेरे को 19 20 में एडजस्ट करने दिया तो मेरे को कुछ इंटरेस्ट तो दो। आपको इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, एडजस्ट करने दिया वही मेहरबानी किया है, आपको एडजस्ट करने मिल रहा है वही मेहरबानी है। The amount of tax rate determined under subsection 2 shall be carried forward and set off in accordance with the provision of subsection 5, but such carry forward shall not be allowed beyond 15th year immediately the succeeding। अब मैक्स टू मैक्स कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? मैक्स टू मैक्स 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उससे ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड नहीं है। मैक्स टू मैक्स आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 15 साल तक, उससे ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड नहीं है। समझा?
मैक्स टू मैक्स 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उससे ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड नहीं है. In any assessment year in which the regular income tax exceeds the AMT, the tax credit shall be allowed to be set off. अगर कभी बाद में आया तो आप सेट ऑफ भी कर सकते हो और बैलेंस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. वापस 115 BAC 115 BAD वाले को ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता. 115 BAC वाले को 115 BAD वाले को ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता. नेक्स्ट इसको पढ़ने की जरूरत नहीं. 115 JEE रूल क्या कहता है कि आप ये सेक्शन का यूज मतलब AMT तभी यूज होता है जब भी, अभी ध्यान दो, इधर ध्यान देना, अभी ध्यान दो. अगर सुनना बरोबर है, अभी बरोबर सुनना. अगर इतने में से कुछ होता ही नहीं, अगर इतने में से कुछ होता ही नहीं तो मेरा ये और ये सेम आता. अगर इसमें से कुछ होता ही नहीं तो ये और ये सेम आता. तो ऑब्वियसली इसका रेट तो 30% है और इसका रेट तो 18.5% है, तो मैथमेटिकली ये ही ज्यादा आता. आप समझे, ऊपर का 30% है, नीचे का तो 18.5 है, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला ज्यादा आता. और अगर ऊपर वाला ही ज्यादा आता तो AMT करने की जरूरत ही नहीं होती. मतलब 115 JEE में लिखा है कि अगर ये बॉक्स में जितना है उसमें से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना 80 है, ना 10 AA, ना 35 AD, तो आपको ये चैप्टर करने की जरूरत ही नहीं है. तो आपको ये चैप्टर करने की जरूरत ही नहीं है, पहले याद रखना, आपको ये चैप्टर करने की जरूरत ही नहीं है अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो. चलो एक बार ये समझ लो, 5 मिनट कॉपी कर लो, 5 मिनट कॉपी कर लो. स्टार्ट करें. 14 सब. An individual for a previous year 31st March 21 has a business income of 30 lakhs. For the previous year 31st March 20, he was subject to AMT and he is claiming deduction under 80IE. He had an AMT credit of 4 lakhs. पहले से उसका क्रेडिट भी है. During the previous year 21, he is not entitled to any of the section. ये साल उसको एक भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है. ये साल का उसका बिजनेस इनकम कितना है? 30 lakhs. राइट,
लेकिन उसका ये साल कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका ऑलरेडी पहले का क्रेडिट अवेलेबल है, राइट। एंड ही हैज बीन क्लेमिंग, पहले उससे पहले उसने 80 भी क्लेम किया। तो अभी आपको देखो क्या करना है, पहले समझ लो, ये लिखा नहीं है, ये मेरे ख्याल से गलत है। आई थिंक दे शुड हैव गिवन एन इंडिविजुअल की जगह पर उन लोग को फर्म लिखना था, क्योंकि इंडिविजुअल नहीं लिखा है उन्होंने, कैलकुलेशन में फर्म गिना है। क्योंकि अगर मैं इंडिविजुअल गिनता तो मुझे तो स्लैब रेट यूज करना पड़ता, राइट। और यहाँ उन्होंने स्लैब रेट यूज नहीं किया है, क्या यूज किया है, डायरेक्ट रेट्स। मतलब लॉजिकली उन लोगों ने कुछ गलत किया है, दे हैव कंसीडर्ड इट एज एन इंडिविजुअल। तो यहाँ आपको कैलकुलेशन ऐसे करना होगा, ध्यान दो। सपोज आपका इलस्ट्रेशन 14 है, नॉर्मल टैक्स कितना आएगा, 30 लैक्स का 30%, राइट। नॉर्मल टैक्स राइट है 30 लैक्स का, ओके इंडिविजुअली गिना है, सॉरी सॉरी सॉरी, इंडिविजुअली गिना है, आई थिंक माई मिस्टेक। इंडिविजुअल सोचकर ही करता है, तो हम लोग को ऐसा करना पड़ेगा, अगर इंडिविजुअल सोचा है तो हम लोग को ऐसा करना होगा, नॉर्मल टैक्स को ऐसे गिनना होगा, 0 to 2.5 lakhs, 2.5 lakhs to 5 lakh, 5 lakh to 10 lakhs and 10 lakhs and above, मतलब 10 lakhs to 30 lakhs above, मतलब ये इसका 0% 0 आएगा, इसका 5% आएगा 12,500, इसका 20% मतलब 5 लाख और 10 लाख के गैप का 20% आएगा 1 लाख रुपए, समझा सबको, 5 लाख का गैप, और ये 20 लाख के गैप का 30%, तो 6 लाख रुपए ये आएगा। मतलब आपका टोटल हुआ 7,12,500। इसमें आपको ऐड करना होगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, आई थिंक आएगा 4%, 7,128,500, 4%, तो ये हो जाएगा 0,00,014, 741 टैक्स आएगा एज पर नॉर्मल टैक्स। बट दिस इज एज पर नॉर्मल टैक्स, उसका टैक्स पेबल आएगा। बट एज पर योर AMT इट विल बी 30 lakhs का 18.5%, कैलकुलेट करो 30 lakhs का 18.5%, तो ये आएगा 555, और ये आएगा 2200, राइट, 22,200। तो ये टोटल करोगे तो आएगा 577,200, मतलब एज पर नॉर्मल टैक्स इट इज 741, एज पर AMT it is 577,200, so you can claim AMT credit। आपके पास क्रेडिट कितने का था, 4 लाख का, लेकिन आप 4 लाख क्लेम नहीं करोगे, आप कितना क्लेम करोगे, सुनो, आप 4 लाख क्लेम नहीं करोगे क्योंकि ये छोटा नंबर हो जाएगा, तो ऐसा मत करो कि 4 लाख क्लेम करो, तो आप क्या करोगे, जो भी डिफरेंस है ना वो क्लेम करोगे, जितना भी डिफरेंस है, कितना है दोनों का डिफरेंस, 577,200 माइनस 741, तो आपका डिफरेंस है 163,800, यू विल क्लेम। तो ये आपका माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 577,200, which will be equal to this. So now what will you write, see, so tax payable will be 577,200, AMT credit utilized is 163,800, and AMT credit carry forward 4 लाख में से आपने कितना यूज कर लिया, 163,800, तो जो बैलेंस बचा, राइट, कितना बैलेंस बचा, 236,200, ये आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। चलो कॉपी करो फटाफट।
इलस्ट्रेशन 15 पर आता है। PQR LLP set up SEZ in financial year 16-17 for production of washing machine. The unit fulfills all the conditions of 10AA मतलब SEZ business of the income tax. अगर आपको याद हो तो 10AA में ऐसा था कि पहले 5 साल तक 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट माफ है और दूसरे 5 साल तक 50% प्रॉफिट माफ है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट। During the financial year 1920, it also set up a warehousing in the district of Tamil Nadu for storage of agriculture produce. इसका मतलब 35 AD आ गया। It fulfills all the condition of 35 AD. Expenditure in respect, capital expenditure in respect of warehouse amounted to 1 crore 7 lakh 50,000, including 10 lakhs for the cost of land, जो allowed नहीं होता। The warehouse becomes operational from 1st April 20, and the expenditure of this was capitalized in the books. ठीक है, वो तो आप implied था। Profit from SEZ was 40 lakhs. Export sales of the above unit is 80 lakhs. Domestic sales was 20 lakhs. Profit from the operation of warehousing is 1 crore 50 lakhs before considering deduction under section 35 AD. Compute the income tax including AMT under 115 GC payable by PQR LLP for the assessment year 21-22. क्लियर हुआ? तो नाउ हम लोग ये पूरे सम को किस तरह से आपको अप्रोच करना होगा वो आपको ध्यान देना होगा। फर्स्ट सम नंबर कौन सा था, 15 या 16? सम नंबर 15, राइट? सम नंबर 15 है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 50 आपको कैसे स्टार्ट करना होगा? देखो, पहले आपका प्रॉफिट्स फ्रॉम SEZ बिजनेस जो था 40 lakhs लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10AA। दिस इज द फर्स्ट 5 years, फर्स्ट 5 years है, 16-17 में स्टार्ट हुआ है। अभी देखो ऐसा करना था, अगर मेरा टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, तो एक्सपोर्ट सेल्स इज एक्सपोर्ट प्रॉफिट, बराबर है? पहले समझना। अभी तो देखो इधर ध्यान दो, आपका टोटल सेल्स कितना है? देखो इधर ध्यान देना, सेस का टोटल सेल्स कितना है? देखो ये प्लस ये 80 lakhs एंड 20 lakhs इज द टोटल सेल्स, राइट? मतलब मेरा टोटल सेल्स है 100 lakhs और टोटल प्रॉफिट कितना है? 40 lakhs, 40 lakhs, बराबर? एक्सपोर्ट सेल्स से 80 lakhs, तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको और इसको, तो आपको यहां मिलेगा 32 lakhs। और सिंस इज द फर्स्ट 5 year ऑफ बिजनेस, आपका पूरा 32 lakhs माइनस करने मिलेगा, तो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा, आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा 8 lakhs। नाउ प्रॉफिट अंडर सेक्शन 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस, तो स्पेसिफाइड बिजनेस कितना है? देखो यहां लिखा है द वेयरहाउस ऑपरेशन फ्रॉम फर्स्ट व्हेन एक्सपेंडिचर ऑफ दिस वाज कैपिटलाइज्ड, और यहां लिखा है प्रॉफिट फ्रॉम वेयरहाउसिंग बिफोर द अबव सेक्शन इज 1 crore 5 lakhs। मतलब प्रॉफिट है 1 crore 5 lakhs माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस में उसने इन्वेस्ट किया 1 crore 7 lakh 50,000, जिसमें कॉस्ट ऑफ लैंड है 10 lakhs, तो वो निकाल दो तो बचा 97 lakhs 50,000। तो ये बचा 7 lakh 50,000 माइनस करने के बाद, मतलब आपका टोटल प्रॉफिट आया, मेरा टोटल नेट टैक्सेबल इनकम हुआ 15,50,000 रुपए। और
क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो एक LLP है, राइट। देखो 15,50,000 रुपया आया, मतलब यहां तक आप समझे, और दिया है वो LLP। तो टैक्स कितना आएगा, टैक्स एट द रेट 30% फ्लैट। तो 15,50,000 का 30% फ्लैट, दैट इज योर टैक्स रेट। टैक्स के हिसाब से कितना आएगा कैलकुलेट करो, मतलब 15,50,000 का 30%, 4,65,000 आ रहा है, 4,65,000 आया। इसमें आपको ऐड करना होगा 4% HEC, तो इसका 4%, 18,600। तो आपका नॉर्मल टैक्स आ रहा है, आपका नॉर्मल टैक्स आ रहा है दिस प्लस दिस, दैट अमाउंट्स टू 483,600। दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 1, समझा।